पिछले कुछ समय से सोने और चांदी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा तेजी सिर्फ एक रिकवरी है या प्रीशियस मेटल में तेजी का एक नया और बड़ा दौर शुरू हो चुका है। गोल्ड और सिल्वर की मौजूदा चाल के पीछे असली वजह क्या है? अमेरिकी ब्याज दरें, रियल यील्ड्स, डॉलर और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, या जियोपॉलिटिकल टेंशन, या डी डॉलराइजेशन और निवेशकों की सेफ हेवन डिमांड सोने और चांदी को किस दिशा में ले जा सकती है? यह सभी बातें, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नितिन जी, सबसे पहले बड़ा सवाल कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में अभी जो तेजी दिखाई दे रही है वह सिर्फ रिकवरी है या तेजी के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है? नमस्कार कमल जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, यहाँ पे हम जिस दोराहे पे खड़े हैं ये वही भाव है जो हमने 15 जून को देखे थे, 15 जून 2026। और उसके बाद फिर हमने एक ब्रूटल करेक्शन आते हुए देखा जिसमें हमने 3950 तक के गोल्ड में लेवल देखे। तो अब अगर यहाँ पे तेजी को कंटिन्यू करना तो पहले 15 जून के लेवल के ऊपर चलना पड़ेगा, और जैसे ही हम 15 जून के लेवल के ऊपर चढ़ेंगे हम क्वार्टरली हाई के ऊपर पहुंच जाएंगे। और तब हम ये कह सकते हैं कि ये तेजी जो है वो सस्टेनेबल तेजी हो चुकी है। जब तक ये 15 जून के हाई के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते तब तक यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ही रखनी चाहिए। कॉशियस अप्रोच का मतलब होता है कि टाइट स्टॉप लॉस आप रखिए और समय समय पे जब भी रेजिस्टेंस है वहां पे आप अपने प्रॉफिट जो है वो बुक करते हुए चलिए। कमल जी। जी तो नितिन जी, जो सोने में इस समय तेजी हम देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ट्रिगर क्या रहा, और कौन से फैक्टर आगे चल करके इसकी दिशा बदल सकते हैं? कमल जी, देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जब भी फिएट करेंसीज के ऊपर ट्रस्ट कम होता है तो हम देखते हैं कि गोल्ड जो में जो है वो तेजी बन जाती है। तो लास्ट ईयर भी जो तेजी आई थी वो तभी आई थी जब डी डॉलराइजेशन की थीम ने जोर पकड़ा था। अब अभी अगर रिसेंट के इवेंट्स में देखें तो 163 164 40 साल के हाईएस्ट लेवल पे जापानीज येन पहुंच चुका था। और जापानीज गवर्नमेंट के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो यूएस ट्रेजरीज को सेल करके जापानीज येन जो है वो बाय करे, ताकि जो है मतलब डॉलर्स बाय करे, ताकि डॉलर सेल करे ताकि जो है वो अपने जापानीज येन को मजबूत कर सके। और दूसरा रास्ता था ब्याज दरें बढ़ाने का। ब्याज दरें बढ़ाने में रिस्क ये था कि जापानीज गवर्नमेंट खुद जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स का 40% हिस्सा होल्ड करती है। तो यानी अगर मान लीजिए वो ब्याज दर बढ़ा देते तो फिर वो टेम्परेरी फेज होता, और इसके बाद जब उन्हें ट्रेजरी सेल करनी पड़ती तो वो उनके लिए और पेनफुल हो जाता। तो उन्होंने एक जो जिसको हम कहते हैं कि त्वरित रास्ता चुना, वो था यूएस ट्रेजरी सेल करने का। अब जब उन्होंने यूएस ट्रेजरी सेल करी तो 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड जो थी वो एकदम से शूट कर गई। और यूएस के लिए ये चिंता बन गई कि अगर किसी भी वजह से उनको ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी तो उस समय बाजार की सिचुएशन जो होगी वो बहुत खराब हो जाएगी और चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल निकल सकती हैं। तो हमने देखा कि वहां पे यूएस ट्रेजरीज ने यूरो बेच के जापानीज येन को बचाया। अकॉर्ड प्लाजा के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जब एक करेंसी को बचाने के लिए एक पूरे दूसरे देश की ट्रेजरी जो है वो कूद पड़ी। तो ये यहाँ पे एक विश्वसनीयता का सवाल होता है कि क्या डॉलर इतना वीक हो चुका है, इतना फ्रेजाइल हो चुका है कि अपनी ट्रेजरीज को बचाने के लिए उसको एक दूसरे देश को सपोर्ट करना पड़ रहा है जो उसके ट्रेजरीज को होल्ड करता है। तो यहाँ पे करेंसीज के लिए एक अविश्वास पैदा हो गया और एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी कि जहां पे आप जापानीज येन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, डॉलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और यूरो के ऊपर इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये दोनों मिलके जो है वो यूरो को नीचे कर सकते हैं। और जो जिसको हम कोलेटरल डैमेज बोलते हैं, तो वो कोलेटरल डैमेज का शिकार यूरो हो सकता है। तो यानी कि पूरी की पूरी जो पूरे विश्व की 70% करेंसीज हैं जिनमें 70% पूरे विश्व का व्यापार होता है, वो रिस्क में आ गई। तो उस रिस्क की वजह से हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ी तेजी बनी। दूसरा कारण जो है कमल जी, मैं हमेशा कहता हूं कि डर तभी तक जिंदा है जब तक सामने वाला डर रहा है। जिस दिन उसने डरना बंद कर दिया उस दिन आपका डर जो होता है वो किसी भी काम का नहीं होता, वो डर जो है वो समाप्त हो जाता है। तो हमने जब ये साल शुरू किया तो 15 जनवरी की अगर मैं बात करता हूं तो 15 जनवरी को हम बात कर रहे थे कि इस पूरे साल में एक या दो रेट कट हमको देखने को मिल सकते हैं। अब जी जब 17 जून को इकोनॉमिस्ट सर्वे आया फेड की मीटिंग में, तो ऑल ऑफ सडन 180 डिग्री चेंज हो गया और हम दो रेट कट से हम सीधे तीन रेट हाइक पे पहुंच गए। अगर आप इसको ओवरऑल देखिए तो लगभग 125 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ा, क्योंकि 50 बेसिस पॉइंट कट, 75 बेसिस पॉइंट हाइक। तो 125 बेसिस पॉइंट का जब आप यू टर्न लेते हो
तो आपके सारे बाजारों को उसका फर्क पड़ता है, और वो फर्क हमने गोल्ड और सिल्वर में भी आते हुए देखा। लेकिन अब चूंकि ये पूरी सिचुएशन जो हुई उसमें 30 ईयर बॉन्ड यील्ड इतनी बढ़ गई है कि अब सिचुएशन वो आ गई है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 रेट हाइक हो भी जाती है तो भी बाजार को ऐसा लग रहा है कि इसके आगे क्या फेड बढ़ा पाएगा। तो वो जो डर था वो डर खत्म हो गया, और वो डर खत्म होने की वजह से हमने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में तेजी बनते हुए देखी। कमल जी। नितिन जी, अगर अमेरिकी यील्ड्स और ब्याज दरों में बदलाव आता है तो गोल्ड की तेजी पर इसका कितना बड़ा असर हम देख पाएंगे? देखिए, गोल्ड जो होता है वो कमल जी पूरी तरह से इंटरेस्ट रेट को ही रिफ्लेक्ट करता है। आप या तो ट्रेजरी बॉन्ड्स होल्ड करते हो या गोल्ड होल्ड करते हो। फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसमें सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यूअस गोल्ड बाय कर रही है, बिकॉज दे वांट टू हेज। जितना मनी सप्लाई जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ गया, मतलब जितना करेंसीज होता था, आज अगर हम देखें तो उससे कई गुना करेंसीज, चाइना की बात करें तो 250% करेंसी जो है वो ज्यादा प्रिंट कर चुका है जितनी करेंसी 2008 में होती थी। तो इस कंडीशन में क्या है कि गोल्ड, अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। अब यहाँ पे चूंकि बॉन्ड यील्ड्स इतनी बढ़ चुकी है, आप 2 साल की बॉन्ड यील्ड आज 4.2 पे ट्रेड कर रही है, 3.6 3.76 टू 75 जो है वो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं यूएस के, यानी लगभग लगभग 2 रेट हाइक जो है वो बाजार मान के चल रहा है। अब आप ये समझिए कि अगर सीपीआई का डेटा जो है वो अच्छा आता है, अच्छे इन द सेंस मान लीजिए 3%, 3.25% के आसपास आता है, और इसके बाद सितंबर 15 को जो फेड की मीटिंग है उसमें फेड रेट हाइक नहीं करता और ये कहता है कि अभी हम आगे और वॉच करेंगे, तो पूरी की पूरी डायनेमिक्स मार्केट की चेंज हो जाएगी और मार्केट के अंदर एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हम देखेंगे जो गोल्ड को बढ़ावा देगी। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जो बॉन्ड यील्ड 4.2 पे ट्रेड कर रही है ये सीधे सीधे 4% के आसपास आ जाएगी, और जब 4% पे आई पिछली बार थी तब हम देख रहे थे गोल्ड $4700-4800 पे ट्रेड कर रहा था। कमल जी। जी। और नितिन जी, सिल्वर ने देखिए कई बार गोल्ड से बेहतर रिटर्न दिया है और तेजी ज्यादा दिखाई है, उसकी चाल भी अच्छी रही है। तो क्या आने वाले दौर में सिल्वर गोल्ड से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, या फिर अब इसमें डल पोजीशन माने हम? कमल जी, हमेशा क्या होता है कि पहले शेयर बाजार में लार्ज कैप चलते हैं, फिर मिड कैप चलते हैं, और लास्ट की रैली जो होती है वो स्मॉल कैप चलते हैं। तो सिमिलरली मेटल्स के अंदर हम देखते हैं कि जब भी रैली स्टार्ट होती है तो वो रैली स्टार्ट होती है गोल्ड के द्वारा। आप अगर अभी भी देखिए तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 68 और 69 के बीच में ट्रेड कर रहा है, जो बता रहा है कि इस पूरी रैली को गोल्ड ने लीड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट रेट्स की। पूरा का पूरा मूव जो ड्रिवन है वो इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड से ड्रिवन है। जब ये बॉन्ड यील्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल ऑफ हो जाएंगी और रियल इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे, तब हम देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो पैसा लेना शुरू कर देंगे। और जब कॉर्पोरेट्स पैसा लेगा तो कॉर्पोरेट किस लिए पैसा लेगा, उसको कहीं ना कहीं उद्योग धंधा कुछ ना कुछ लगाना होगा, इसी के लिए वो पैसा लेता है। तो जब उद्योग धंधे लगने शुरू होते हैं तब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड बढ़ती है, और उस इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड में हम सिल्वर को भी बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन कमल जी, इस बार जो रैली आएगी वो जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि बैटरी और ये तमाम चीजें इसको प्रभावित कर रही थी, जी। इस बार रैली जो होगी वो एआई ड्रिवन रैली होगी, क्योंकि बैटरीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिल्वर के ऑल्टरनेट्स जो हैं वो ऑलरेडी यूज होने लग गए हैं। कमल जी। नितिन जी, तो क्या मौजूदा तेजी में किसी बड़े करेक्शन का जोखिम है, और निवेशकों को किस लेवल पर सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी? कमल जी, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो ये है कि आपको जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। अमेरिका जो है वो बार बार कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है वो थम जाए। कल अगर आप देखें तो हिलैरी क्लिंटन का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने गाजा प्लान की तारीफ करी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं ऑपोजिशन में रह के इस चीज की तारीफ कर सकती हूँ तो फिर जो है बाकी लोगों को जो है इसको मानना चाहिए। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि यूएस मिड टर्म इलेक्शन में जो इस वॉर के रिस्क चल रहे थे वो खत्म हो गए, जब ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष जो है वो दोनों एक तरफ की बात कर रहा हो। लेकिन इसराइल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसराइल जो है वो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन में जाएगा, और नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि गाजा या ईरान के साथ समझौते के साथ इलेक्शन में जाए, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसराइल के इलेक्शन नहीं हो जाते हैं तब तक छुटपुट या बड़ी दोनों ही तरह से हम ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनते हुए देखेंगे। और जब भी क्रूड ब्रेंट जो है वो 90-95 डॉलर क्रॉस करेगा तो गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्शन जो है वो बनेगा ही बनेगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही ईरान ने अनाउंस किया कि उनके नए सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रिजई जी हैं। मोहसिन रिजई जी का जो इतिहास रहा है वो कुछ अच्छा नहीं रहा है, काफी एग्रेसिव जो है उनको माना जाता रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा रिस्क है। नीचे में 1,51,000 या 1,50,000 की जो रेंज रहेगी ये एक सपोर्ट जोन के लिए गोल्ड का काम करेगा। अगर इसके नीचे बाजार चलता है तो आप अगर मान लीजिए कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो प्लीज आप निकल जाएं, क्योंकि इसके नीचे बाजार में दम नहीं बचेगा। सिल्वर में अगर बात करें
तो 2,27,000 के आसपास का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप कोई भी बाइंग पोजीशन होल्ड करते हुए चले आ रहे हैं तो 2,27,000 का स्टॉप लॉस बना के रखें। अगर इसके नीचे बचा जाता है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाएं। कमल जी। जी नितिन जी, अंत में बिल्कुल सीधा सा सवाल कि अगले 6 से 12 महीने की अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर को लेकर के आपका सबसे बड़ा बुलिश और बियरिश सिनेरियो क्या है? देखिए, बुलिश अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में मुझे ऐसा लगता है कि 3.25 से 3.5 के बीच के लेवल अगले 6 से 12 महीने में मिलेंगे। ऑन द बेरिश साइड मुझे लगता है मैक्सिमम 1,90,000 2 लाख का लेवल है। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो गोल्ड में देखिए 1,40 1,42 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। 1,37 का लेवल अभी तक जो है 8 महीने गुजर चुके हैं, 2026 में नहीं टूटा है, जो कि जनवरी का लो था। तो मुझे लगता है 140 टू 142 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अगले 12 महीने के लिए। टारगेट्स की मैं ऊपर में बात करता हूँ तो मुझे लगता है 165 टू 170 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे गोल्ड सिल्वर ऊपर जाएगा, रुपी में भी हम एक स्ट्रॉन्गनेस बनते हुए देखेंगे। तो जो तेजी हमें डॉलर टर्म्स में दिखाई देगी, हो सकता है वो तेजी हमें इंडियन मार्केट में ना दिखाई दे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? बिल्कुल कमल जी, चूंकि हमारा लॉन्ग टर्म व्यू जैसा मैंने कहा कि 3.25 3.5 लाख का बना हुआ है, तो वो व्यू हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया हुआ है। उनकी भी पोजीशंस हो सकती हैं। प्लस सिल्वर में ऑलरेडी हमारा जो है एक बाय कॉल चल रहा है, तो उसमें हम पोजीशंस क्लाइंट्स की बनी हुई है। इसके अलावा एमसीएक्स और ईटीएफ में जो हमारा 6 महीने साल भर का व्यू है, उसको देखते हुए मेरी अपनी पर्सनल पोजीशन भी एमसीएक्स और ईटीएफ दोनों के अंदर बनी हुई है। तो अगर जो भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर वो कोई भी पोजीशन इस प्रोग्राम को देख कर ले रहे हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल सलाहकार और रिस्क मैनेजर की सलाह लेके ले। धन्यवाद। जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद नितिन जी। धन्यवाद कमल। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।